नमस्ते, मैं दिया पहुंचा केडीएम गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। हमारी पाठ्य पुस्तक युवक भारती के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। युवक भारती के पाठ चौथा आदर्श बदला है, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। आदर्श बदला के बारे में मैं आपसे कुछ बताऊं, उसके पहले मैं सुदर्शन जी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पाठ को या किसी कविता को पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लेखक की विचारधारा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है और व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके परिचय को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लेखक के परिचय को जानते हैं। लेखक के परिचय में हम देखेंगे कि लेखक का नाम सुदर्शन है, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ है। लेखक का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ। सियालकोट, जिसे हम अभी वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं। आपने प्रेमचंद के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से प्रेमचंद जी उर्दू में लिखने के बाद हिंदी में लिखना स्टार्ट किया था, हिंदी में लिखना चालू किया था, उसी तरीके से हमारे सुदर्शन जी ने भी उर्दू के लेखक होने के बाद हिंदी में लिखना आरंभ किया। आपकी रचनाएं आदर्शान्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य की को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी है। इसका मतलब जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे सुदर्शन जी हैं, सुदर्शन जी ने हमेशा समाज को सुधारने के लिए, राष्ट्र को सुधारने के लिए अपने लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाओं और गीतों का भी लिखा है। उसी के साथ आपकी प्रथम कहानी हार की जीत है। हार की जीत हिंदी साहित्य की में विशिष्ट स्थान रखती है। और हार की जीत में जिस तरीके से आपने बताया कि किसी भी हार को हम जब हार मान लेते हैं, तो वो हार के साथ साथ जब जीत में परिवर्तित हो जाती है, तब हमें कितनी खुशी होती है। उसी के साथ हमारे जो लेखक हैं, उनका निधन 9 मार्च 1967 को हुआ। अब जो हमारे सुदर्शन जी हैं वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमारे साथ हमारे साहित्य में एक सुधारवादी रूप में हमेशा रहेंगे। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। हमारी जो आगे विधा है, विधा परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। विधा परिचय एक कहानी है। कहानी तो आप सभी को पता होगी, हम पुराने जमाने से कहानियां सुनते आ रहे हैं। भारत के साहित्य में कहानी प्राचीन विधा के रूप में मानी जाती है। आपकी जो कहानियां हैं, सुदर्शन जी की कहानियों में भाषा एकदम सरल और सहज होती है। पात्रानुकूल तथा ये जो होते हैं प्रभावी रूप से हमारे सामने आते हैं। इनमें मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया गया है और उसी के साथ आपकी जो शैली है वो बहुत ही प्रकाशमान मानी जाती है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनगढ़, सिकंदर, भागवती और हार की जीत। हार की जीत, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे हिंदी साहित्य में। इसके बाद मैं आती हूँ हमारे पाठ परिचय में। तो पाठ परिचय में सुदर्शन जी बताते हैं कि बदला बदला लेना वाला जो व्यक्ति है, उसके मन में हमेशा क्रोध और हिंसा होती है। हमेशा उसकी भावना जो होती है वो क्रोध भरी होती है, वो हिंसा भरी होती है। पर यहाँ पर हमारे सामने जो प्रकट किया गया है, हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है, वो ये है कि हमारा जो बदला है, वो बदला हम ऐसा बदला ना लें जिसमें क्रोध और हिंसा हो, बल्कि एक आदर्श बदले के रूप में हम उसे आगे प्रस्तुत करें। जिस तरीके से हमारे जो तानसेन से बैजू बावरा ने जो बदला लिया, वो एक आदर्श बदला कहलाएगा। उसमें ना हिंसा थी और ना ही कोई क्रोध का शिकार हुआ था, ना ही वो किसी का क्रूरता का शिकार हुआ। तो इसी तरीके से उन्होंने, बैजू बावरा ने अपना बदला भी ले लिया और तानसेन को हार भी हो गई और उसका बदला भी एक आदर्श बदला कहलाया। इसके बाद मैं आती हूँ हमारे पाठ के सारांश पर। अब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि
ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहाँ पे पूरा तो आपके सामने पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं इस कहानी को के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हमारे जो सुदर्शन जी हैं, उन्होंने तानसेन के बारे में, जो अकबर के रागी कहलाते थे, राग विद्या के महान ज्ञानी थे, उनके बारे में और बैजू बावरा के बारे में हमें आदर्श बदला में बताया हुआ है। तो चलिए हम पाठ का सारांश जानते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। आगरा के शहर में सुबह के समय का वातावरण है, चिड़ियाएं चहचहा रही है, खुला आसमान बादलों से भरा हुआ है, ताजी हवा चल रही है और उसी बीच में आगरा में साधुओं का प्रवेश होता है। तो ये जो साधुओं की टोली आगरा में आ रही है, वो एक गीत गाते गाते आगरा में प्रवेश करती है। आगरा में प्रवेश करने के साथ ही जब उन्हें एकदम से अकबर के जो सिपाही हैं उनके पास आ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको हथकड़ियां लगा लेते हैं और उन्हें अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर जो सिपाही हैं उन्हें ऐसा है कि उन्हें पहले से ही बताया जाता है कि जो भी आगरा में गीत गाएगा उन्हें अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तो उसी तरीके से साधुओं को भी अकबर के दरबार में पेश किया गया। साधुओं के साथ एक छोटा बच्चा भी था। अब यहाँ पर जो हुआ कि पहले से यहाँ पर एक ऐसा नियम था कि तानसेन वहाँ का रागी है, वो राग विद्या में महान है, उसके सामने कोई गीत नहीं गा सकता और जो भी गीत गाता है उसे तानसेन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तानसेन के साथ उसे बताना होता है कि अगर तानसेन कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर उसे देना होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, साधुओं को पेश किया गया। उसके बाद तानसेन ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो साधुओं को वो प्रश्न के उत्तर नहीं आए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो साधु है वो तानसेन के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, इस वजह से उन्हें मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि वहां का नियम ही ऐसा था कि अगर तानसेन का कोई उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। सारे साधुओं को मृत्युदंड दिया गया। जो छोटा सा बच्चा है उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि बच्चों का वहां पे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो वो जो बेचारा बच्चा है उसके पिताजी को तो मृत्युदंड दे दिया गया। वो बच्चा रोते रोते जंगल में अपनी कुटिया में आया और बहुत रो रहा था, रोए जा रहा था, क्योंकि उसका तो पूरा संसार ही उजड़ गया था। जब वो रो रहा था तब उसकी कुटिया में खड़क पहने एक साधु बाबा का प्रवेश होता है। ये साधु बाबा हमारे हरिदास जी हैं। हरिदास जी उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ उसे संभालते हैं, उसे दुलारते हैं, उसे प्यार करते हैं और उसे चुप कराते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम रो क्यों रहे हैं। तब वो बच्चा जो है, जिसका नाम बैजू था, वो बैजू बच्चा जो है वो हरिदास से अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसके पिताजी के साथ क्या हुआ। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, तानसेन से लड़ने की एक क्रोध, उससे बदला लेने का क्रोध, ये सारा क्रोध उस बच्चे के अंदर समाया हुआ है। तब हरिदास उसे सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, पर तुम्हें मुझे 12 साल देने होंगे। वो हरिदास जो है वो बैजू को आश्वस्त करते हैं कि भाई तुम्हें मुझे 12 साल दो और मैं तुम्हें सारी विद्या सिखा दूंगा। तब बैजू जो है वो मान जाता है और हरिदास को वचन देता है कि भाई मैं आपके साथ 12 साल रहूंगा। हरिदास के साथ 12 वर्ष बीतने के बाद बैजू अब बड़ा हो जाता है, राग विद्या में काफी हुनर हासिल कर लेता है और उसी के साथ जब वो बहुत महान ज्ञाता हो जाता है, अब जो उसकी आवाज है वो इतनी मीठी होती है कि आजू बाजू वाले जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। और इसी तरीके से उसकी आवाज में एक अलग सी राग आ जाता है। अब यहाँ पर हरिदास ने अपना काम कर दिया, उसने संगीत विद्या का पूरा ज्ञान बैजू को दे दिया और उसके बाद बैजू एक हुनरशील व्यक्ति हो गया। हरिदास ने बैजू से वचन लिया कि बैजू जो है वो इस संगीत विद्या का गलत उपयोग नहीं करेगा,
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बैजू के पास प्रतिहिंसा की छुरी तो आ गई, पर उसका उपयोग वो नहीं कर सकता था। इसी के साथ एक सुंदर सा नवयुवक साधु के रूप में आगरा में प्रवेश करता है। वो गीत गाता हुआ आगरा में प्रवेश करता है। उसका गीत, उसका संगीत सुनकर वहाँ के लोग मुग्ध होते जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब शायद इसकी मौत आ गई, पर वो गीत गाया जाता है। उसका संगीत सुनकर वहाँ के जो सिपाही हैं, वो सिपाही भी दौड़े दौड़े हथकड़ियाँ लेकर उसके सामने आ जाते हैं, उसे हथकड़ियाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके संगीत सुनकर उसके संगीत में मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए वो हथकड़ियाँ भी नहीं लगा पाते। और जो नवयुवक है, वो नवयुवक संगीत गाता आगे बढ़ता चला जाता है और जाकर वो तानसेन के महल के बाहर आकर रुकता है। तानसेन जब उसके संगीत को सुनता है तब वो बाहर आता है और उसके ऊपर फप्ती कसता है कि शायद तुम्हारी मौत आ गई। उसकी ये बात सुनकर बैजू उसे जवाब देता है। बैजू से कहता है कि मौत तो मेरी बाद में, पहले मैं आपसे ज्ञान विद्या, जो गान विद्या है, गान विद्या के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ और आपके साथ मैं गान करना चाहता हूँ। तो तानसेन कहता है कि इसके नियमों के बारे में तुम्हें पता है? इसके नियम बहुत ही कड़े हैं, इसके नियमों को तुम झेल नहीं पाओगे। तब बैजू कहता है कि मुझे इसके नियम पता है। फिर उसके बाद अकबर के दरबार में उससे शर्त बताई जाती है, जितने भी शर्तें हैं वो सारी शर्तें सुनाई जाती है। उसके बाद भी बैजू वो शर्तें मान जाता है और राग विद्या के लिए तैयार हो जाता है, गान विद्या पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो आगरा का वन है, वन में वहाँ पे गान विद्या की चर्चा के लिए सभा बिठाई जाती है और ये जो प्रतिस्पर्धा है तानसेन और बैजू के बीच में, उसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जो शुरुआत है वो बैजू से होती है। बैजू अपना सितार उठाता है, बजाने लगता है और वो जैसे ही सितार बजाने लगता है, वहाँ के सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो सारे के सारे ब्रह्मानंद में पहुँच गए हैं। विश्व का जितनी भी शांति है, जितना भी सुख है, वहाँ पर महसूस सभी लोग कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ हिरन वहाँ से अपने वन से दौड़े उसकी संगीत से प्रभावित होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो बैजू है वो अपने संगीत का गान इस तरीके से करता है कि वहाँ के सभा में बैठे हुए सारे लोग उसको सुनकर एकदम आनंद महसूस करते हैं। बैजू का संगीत ख़त्म होता है, बैजू खड़ा होता है और अपने गले की जो मालाएं हैं वो हिरणों के गले में डाल देता है। हिरन वहाँ से मालाएं पहनकर भाग जाते हैं। अब बारी आती है तानसेन की। तानसेन से बैजू ये कहता है कि अगर तुमने वो जो मालाएं हिरन लेकर गए हैं वो वापस मंगवा ली तो जीत तुम्हारी। अब यहाँ पर तानसेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तानसेन अपने जीवन भर की जितनी भी विद्या है उन सबको एकाग्र करके बजाने लगता है और वो बजाता चला जाता है, लेकिन उसका पास जो है वो हिरन नहीं आते हैं। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन फिर भी हिरन यहाँ पर नहीं आते हैं। तब क्या होता है कि उसका बजाना जब बंद हो जाता है तब बैजू से कहता है कि तुम हिरणों को मंगा नहीं सके। तब तानसेन कहता है कि वो तो ऐसे ही आ गए होंगे, वो तो किसी गीत या संगीत को सुनकर नहीं आए होंगे, वो तो ऐसे ही यहाँ पर वन में भटकते भटकते आ गए होंगे। पर बैजू कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो संगीत सुनकर ही यहाँ आए हैं। और उसी से बैजू अपना सितार फिर से उठा लेता है। अब सितार उठाने के बाद बैजू फिर बजाने लगता है। फिर से वहाँ का वातावरण बहुत ही संगीतमय हो जाता है और वो हिरणों का वापस से यहाँ पे आ जाते हैं और बैजू अपना संगीत ख़त्म करता है, अपना गाना ख़त्म करता है और उनके गले से मालाएं वो निकाल लेता है। अब यहाँ पर बात आती है तानसेन की प्राणों की, क्योंकि आज जो है तानसेन समझ चुका था कि अब जो है उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो क्या करता है, बैजू के पैरों पर गिर जाता है। बैजू के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरे प्राणदान दे दो, मुझे बख्श लो, मैं आप तुमसे प्राणदान मांगता हूँ। तब यहाँ पर बैजू से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्राणदान ज़रूर दूँगा, पर तुम्हें मुझसे एक वचन लेना होगा कि मैं जो तुम्हारे जो नियम हैं
हैं वो नियमों को तुम तोड़ दोगे और उस नियमों को कभी भी आगे ज़िंदगी में लागू नहीं करोगे। अब यहाँ पर तानसेन कहता है कि ठीक है, मैं सारे नियम तोड़ दूँगा, मैं नहीं रखूँगा अपने जो नियम हैं। और उसके बाद जो फ़ैसला है वो तो अकबर को करने था, तो अकबर फ़ैसला सुनाता है कि बैजू की जीत हुई है और तानसेन की हार हुई है। और जो बैजू ने जो शर्तें रखी थी तानसेन के प्राणदंड देने की, अकबर उससे निभाता है और जितने नियम तानसेन ने बनाए थे वो सारे नियम वो तोड़ देता है। इस तरीके से बैजू का बदला पूरा हो जाता है, बैजू तानसेन से अपना बदला ले लेता है। फिर यहाँ पर वो बैजू जो है वो तानसेन को बताता है कि 12 वर्ष पहले जब एक साधुओं की टोली एक बच्चे के साथ आगरा में आई थी, तो वो जो छोटे बच्चे के तुमने प्राण बख्शे थे वो बच्चा मैं हूँ। आज तुमने उस समय मेरे प्राण बख्शे थे, आज मैंने तुम्हारे प्राण बख्शे हैं, मेरा बदला पूरा हुआ। इस तरीके से बैजू जो है वो तानसेन को बताता है। अब यहाँ पर बैजू का जो उसने प्रतिज्ञा ली थी हरिदास के सामने कि वो बिना हिंसा के अपना बदला पूरा करेगा, यहाँ पर उससे अपना बदला भी पूरा हो जाता है और वो तानसेन को सबक भी सिखा लेता है। इस तरीके से सुदर्शन जी ने हमें बताया हुआ है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही हमें हिंसा करनी चाहिए। हमारी जो क्रूरता की भावना है कि हम किसी से बदला लेकर रहेंगे, तो उस बदला को हमें अपनी सूझबूझ से और अपने सोच विचार करके, जैसे बैजू ने अपना बदला लिया उस तरीके से हमें आगे अपना बदला लेना है। किसी भी तरह की हिंसा हमें नहीं करनी है, किसी भी तरीके की क्रोध हमें नहीं करना है। बस यही सीख हमें हमारे सुदर्शन जी देकर गए हैं और सुदर्शन जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि हमें बिल्कुल भी हिंसा और क्रोध से दूर रहना है। यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया हुआ पाठ समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।